हेलो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में 2019 के पी ब्लॉक के सारे क्वेश्चंस को कवर करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं वन बाय वन। सबसे पहला क्वेश्चन देखो, पहले क्वेश्चन में पाइजो इलेक्ट्रिसिटी मटेरियल्स के बारे में डायरेक्ट एग्जांपल पूछा गया है। तो मैंने पूरी जो पॉसिबिलिटी होती है, ठीक है, ये सॉलिड स्टेट का है, किसके किससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो सारे मैंने तैयार कर दिए हैं। तो जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस, एंटी फेरो, फेरी मैग्नेटिक एंड पाइजो इलेक्ट्रिक मटेरियल्स के बारे में पूछा जाता है। तो ये मैंने सारा तैयार कर दिया यहाँ पे लिस्ट। तो एक बार मैं ब्रीफ कर देता हूँ। फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस, ये मैग्नेटिक फील्ड हटाने के बाद भी जो सब्सटेंस है वो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी रिटेन कर लेता है। यानी जब आप उसको मैग्नेटिक फील्ड में एक्सपोज करोगे तो सारे इलेक्ट्रॉन्स उसके अलाइंड हो जाते हैं एक डायरेक्शन में, और हटाने के बाद भी अलाइंड ही रहते हैं, इसीलिए मैग्नेटिक परमानेंट मैग्नेट बन जाता है। तो इसके एग्जाम्पल आयरन, निकल, कोबाल्ट एंड CrO2 आते हैं, राइट। दूसरा होता है एंटी फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस। तो देखो, थियोरेटिकली ये सारे जो मटेरियल्स होने चाहिए ये फेरो की तरह होने चाहिए, यानी दे शुड बिहेव लाइक अ मैग्नेट इवन आफ्टर रिमूविंग मैग्नेटिक फील्ड। लेकिन ऐसा होता नहीं है। तो इसमें क्या होता है कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इस ढंग से अलाइंड होते हैं कि एक दूसरे को काउंटर करना स्टार्ट करते हैं। ये अपवर्ड है, ये डाउनवर्ड, अपवर्ड डाउनवर्ड, अपवर्ड डाउनवर्ड, इसके कारण एक दूसरे के पोल को खत्म कर देते हैं। तो इसीलिए इनसे एक्सपेक्टेशन तो होती है, बट ये एक्चुअल में मैग्नेट नहीं हो पाते हैं। तो इसकी बड़ी लंबी लिस्ट है। जितने भी 3D सीरीज के ऑक्साइड्स हैं सारे के सारे इसमें आ गए। वेनेडियम, क्रोमियम, Cr2O3, और क्रोमियम का Cr2O3 भी है, CrO3 भी है, +6 में और +3 दोनों ही इसमें आते हैं। Mn के सारे +2, +3, ठीक है, एंड +4। आयरन का +2, +3, कोबाल्ट +2, निकल +2। जितने भी ऑक्साइड्स हैं ये सारे के सारे एंटी फेरो के एग्जांपल्स हैं। फेरी मैग्नेटिक सब्सटेंस अगेन है कि भाई इसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी बहुत हाई होनी चाहिए, बट ये होता है बहुत कम। तो इसमें भी अलाइनमेंट होता है, लेकिन सारे के सारे अलाइन नहीं हो पाते हैं। कुछ अपवर्ड होते हैं, कुछ डाउनवर्ड होते हैं, लेकिन पूरी तरह से बराबर बराबर कैंसिल नहीं करते, इसलिए थोड़ी बहुत मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ये रिटेन कर लेता है। इसके दो एग्जाम्पल है। Fe3O4 फेटसोफेरिक, इसमें FeO और Fe2O3 का मिक्सचर होता है, तो Fe3O4 हो गया। और M2Fe2O4, यहाँ पे M2 प्लस कोई डाइवेलेंट मेटल है, इसमें से मैग्नीशियम, कॉपर या जिंक हो सकता है। तो ये एग्जांपल्स आप इस तीन के याद रखो। और पाइजो इलेक्ट्रिक में आता है क्वार्ज, PbZrO3, ठीक है, लेड जिरकोनेट, अमोनियम डाइहाइड्रोजन फॉस्फेट, इसका नाम है अमोनियम डाइहाइड्रोजन फॉस्फेट। तो इसने डायरेक्ट पूछ दिया था पाइजो इलेक्ट्रिक मटेरियल कौन है, तो यहाँ पे देख लो क्वार्ज इसका एग्जांपल है, और क्वार्ज दिया हुआ था, इसीलिए फर्स्ट का थर्ड हो जाएगा। नेक्स्ट हम आते हैं अगले क्वेश्चन पे। सेकंड, द करेक्ट ऑर्डर, ठीक है, अमॉन्ग A to D अबाउट द सिलिकॉन्स। देखो, पहले मैं सिलिकॉन्स के बारे में बता देता हूं। सिलिकॉन्स का नाम कीटोन से आता है। आप देखोगे नाम मिलता जुलता है, दोनों है कार्बन भी एंड सिलिकॉन, दोनों ग्रुप 14 के हैं। तो कीटोन्स होते कैसे हैं? R, C डबल बॉन्ड OR, इस टाइप का होता है। और सिलिकॉन्स कैसा होता है? ठीक है, सिलिकॉन्स में भी फॉर्मूला इसी टाइप का होगा, लेकिन थोड़ा पॉलीमरिक फॉर्म होगा, यानी ये भी होगा R2SiO, लेकिन होल N आएगा। तो इसको अगर आप ढंग से लिखोगे तो R2CO आएगा ये भी। तो दोनों में कंपेरेबिलिटी होती है फॉर्मूले में, इसीलिए जैसे इसको कीटोन्स कहते हैं वैसे इसको सिलिकॉन्स कहते हैं। लेकिन अब सिलिकॉन्स बनता कैसे है? कहानी ये है कि भाई हाउ सिलिकॉन्स विल बी फॉर्म्ड। तो सिलिकॉन्स, आप 2 OH ले लो और इसी का पॉलीमर बनेगा। ये R आ गया, R आ गया, ये OH और ये OH, और इस ढंग से इसमें से वाटर रिमूव कर दो, अगले वाले में से भी वाटर रिमूव कर दो, इधर से भी वाटर रिमूव कर दो, और ये जो पॉलीमरिक नेटवर्क आएगा इसी को हम कहते हैं सिलिकॉन्स। SiR, इसमें भी एक दो टाइप्स होते हैं, अभी उतना डिटेल में मैं नहीं जा रहा, और ऐसे कंटिन्यू होता चला जाएगा, इधर भी इधर भी। ये है सिलिकॉन्स। तो देखो, सिलिकॉन्स दे आर पॉलीमर, बिल्कुल सही है, मैंने बता दिया पॉलीमरिक फॉर्म में है। एंड दे आर हाइड्रोफोबिक कैरेक्टर, बिल्कुल सही है। पानी निकालने से जो चीज बना है तो हाइड्रोफोबिक तो होगा। पानी क्यों निकलने दिया? क्योंकि वाटर हीटिंग है। हाइड्रोफोबिक का मतलब होता है वाटर हीटिंग, तो इसका मतलब ये तो होना ही है, तो पहला वाला करेक्ट है। दे आर बायोकम्पैटिबल। देखो, सिलिकॉन्स जो होते हैं ना, बहुत जगह थेरेपी में, ट्रांसप्लांटेशन में यूज होता है, इवन कॉस्मेटिक्स में यूज होता है। तो इसीलिए यूज होता है क्योंकि ये बायोकम्पैटिबल होते हैं, ठीक है, मतलब ह्यूमन बॉडी के साथ वो एडजस्ट हो जाते हैं, उनके लिए डेंजरस नहीं होते हैं, तो इसीलिए दिस इज ऑल्सो करेक्ट। इन जनरल दे हैव वेरी हाई थर्मल
स्टेबिलिटी, बिल्कुल सही है, बहुत हाई थर्मल स्टेबिलिटी होती है, इसलिए ग्रीस वगैरह में भी इसका यूज किया जाता है। तो हाई थर्मल स्टेबिलिटी बिल्कुल करेक्ट है। एंड लो डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ, ये आपको याद रखना होगा, नहीं लो डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ नहीं होता है, यहाँ पे हाई इनकी होती है डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। ठीक है, तो ये गलत हो गया इसमें, यहाँ पे अगर हाई रख देता तो ये करेक्ट था। यूजुअली दे आर रेजिस्टेंस टू ऑक्सीडेशन एंड यूज एज ग्रीसेस, बिल्कुल सही है, इनका ऑक्सीडेशन स्टेट आप देखोगे ना तो ये +4 आएगा। ठीक है, दे आर +4 ऑक्सीडेशन स्टेट। तो भाई ये ग्रुप 14 का है और ऑलरेडी +4 में है, तो फर्दर ऑक्सीडाइज होकर हायर में जा ही नहीं सकता है, तो इसीलिए ऑक्सीडेशन तो इसका संभव ही नहीं है, क्योंकि ये मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में बैठा हुआ है। ठीक है, और इसका ग्रीस में यूज होता है, मैंने बता दिया, हाई थर्मल स्टेबिलिटी के कारण लुब्रिकेंट की तरह यूज किया जाता है, तो ये भी करेक्ट है, इसीलिए ए बी एंड डी, फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट इन दिस केस। नेक्स्ट आते हैं, गुड रिड्यूसिंग नेचर ऑफ दिस इज एट्रीब्यूटेड टू द प्रेजेंस ऑफ, देखो इसका स्ट्रक्चर पता होना चाहिए H3PO2 का। 3 एसिड्स होते हैं, तीनों का मैं स्ट्रक्चर लिख देता हूं, P डबल बॉन्ड O H H एंड OH। एक मिनट, कितने H3PO2 है ना, PO2, हाँ ठीक है, ये हुआ H3PO2 का। अगर आप H3PO3 का लोगे, P डबल बॉन्ड O, एक H, OH एंड OH, दो जगह OH आ गया, H3PO3 हो गया। और एक और आएगा PO4, उसमें तीनों ही OH हो जाते हैं, OH OH एंड OH, ये है H3PO4 का। तो ये तीनों याद रखना, बहुत जगह यूज होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये बहुत अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है, वो इसी हाइड्रोजन के कारण, जो हाइड्रोजन डायरेक्ट फॉस्फोरस से लगा हुआ है उसी के कारण, क्योंकि इन सारे केसेस में आप देखोगे तो ये हाइड्रोजन ऑलरेडी +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, तो इसका जो रिडक्शन का नेचर है इस हाइड्रोजन के कारण होता है। तो बिल्कुल सही इसने दिया है, 2 pH बॉन्ड्स के कारण ऐसा होता है। नेक्स्ट हम आते हैं, विल्किंसन कैटलिस्ट इज, ये तो फैक्ट बेस्ड है, आई कांट हेल्प। ठीक है, रोडियम का होता है, तो दोनों में रोडियम है, इसके साथ 3 बेंजीन रिंग लगे होते हैं, तो इससे पहचान में आ जाएगा। नेक्स्ट, द टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन एंड नंबर ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन XeO F4 इज। ठीक है, तो देखो इसको निकालना है ना, तो सबसे अच्छा तरीका इसको निकालने का है सिंपल सा, कि आप हाइब्रिडाइजेशन इसकी फाइंड कर लो। तो हाइब्रिडाइजेशन का फॉर्मूला मैं बता देता हूं, हाफ V प्लस M माइनस C, यहां पे V होता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, उसके आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन है, M होता है मोनोवैलेंट, नंबर ऑफ मोनोवैलेंट एटम अराउंड सेंट्रल एटम, जो बीच वाला एटम है ना उसके चारों तरफ कितने मोनोवैलेंट, और ये होता है चार्ज। तो अब देखो, जैसे मैं XeOF4 के लिए अप्लाई करने जा रहा हूं, तो Xe हुआ सेंट्रल एटम, बीच में यही रहेगा, दिख जाएगा आपको सेंट्रल एटम। ठीक है, वैसे जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है वो सेंट्रल होता है, तो ये सेंट्रल एटम हो गया। तो अब आपको पता है ये ग्रुप 18 का है, जेनॉन नोबल गैस है, तो इसके आउटर मोस्ट में वैलेंस इलेक्ट्रॉन 8 होंगे। तो आप पुट करो हाइब्रिडाइजेशन का फॉर्मूला, हाफ 8 प्लस कितने मोनोवैलेंट स्पीशीज है इसके चारों तरफ, तो ये तो डाइवैलेंट ऑक्सीजन की वैलेंसी 2 होती है, फ्लोरीन मोनोवैलेंट है, तो 4 है, तो चारों को ऐड कर दो। इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है, जैसे सल्फेट के ऊपर 2 माइनस होता है, तो ऐसे तो इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है, तो चार्ज हो गया 0, तो 8 4 12 का आधा हो गया 6, तो ये नेट 6 आ गया, यानी 6 का मतलब हो गया 1 S 3P, 3 और 1 4 हो गए, और बाकी 2 D ऑर्बिटल, तो ये इसकी हाइब्रिडाइजेशन हो गई। अब इसमें पूछा जाए कितने सिग्मा है कितने लोन पेयर है, तो बहुत सिंपल तरीका, इस 6 जो आई है 6 इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स, इसमें से जितने इसके चारों तरफ एटम है उतने सिग्मा होंगे। तो एटम गिन लो, जेनॉन के चारों तरफ 4 और 1 5 सिग्मा आ गए, तो टोटल पूरे होने 6, तो 5 सिग्मा से पूरे हुए, तो बाकी जो बच गया 1 वो होगा लोन पेयर से पूरा। तो इससे हमें पता चल गया हाइब्रिडाइजेशन एंड लोन पेयर, डायरेक्ट हम मार्क करेंगे 1 लोन पेयर एंड sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन, फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट आते हैं इसमें हम 6th, which are the following reaction the halogen reaction of hydrogen with halogens, the one that requires catalyst is। बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये, ध्यान रखना, F2Cl2 Br2 एंड I2, ये हर जगह ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी बहुत बार यूज होता है। इसका रिएक्शन होता है एक्सप्लोसिव,
ठीक है, ये दोनों होते हैं कंट्रोल्ड रिएक्शन, और ये तो भाई वेरी स्लो, वेरी स्लो, और यही नहीं एंड रिवर्सिबल भी होता है, रिवर्सिबल। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इसीलिए बहुत जगह पे ना, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इसको तो हम यूज ही नहीं करते हैं क्योंकि एक्सप्लोसिव होता है, ठीक है। और इसको कराने के लिए अलग अलग तरीके यूज किए जाते हैं बहुत सारे, कभी कैटलिस्ट, कभी कुछ कभी कुछ। तो भाई ये स्लो है तो वी नीड कैटलिस्ट, इसीलिए आयोडीन के रिएक्शन में आपको कैटलिस्ट की जरूरत होगी। नेक्स्ट हम आते हैं अगले पे, 7th, द पेयर दैट कंटेन्स 2 pH बॉन्ड, ठीक है, इन ईच ऑफ द ऑक्सो एसिड। तो इसके लिए तो स्ट्रक्चर पता होना चाहिए। देखो H3PO2 का तो स्ट्रक्चर मैंने बता दिया था, आप ये बुक से भी देख सकते हो। P डबल बॉन्ड O है, OH है और 2H, ये तो इसमें आ गए, 2 pH बॉन्ड पूछ रहा है तो इसमें तो आ गए। और एक आप H4 इसको बना लो, H4P2O7, इसका स्ट्रक्चर ये आएगा, H4 है, एक मिनट, 2 2 4, हाँ 2 इस पे आएगा ऑक्सीजन, और एक H डायरेक्ट लगेगा, एक ऑक्सीजन बीच में आएगा, एक और इधर डबल बॉन्ड O, OH एंड H, ये आ गया। इसमें भी एक और दो, इसमें भी दो आ गए, तो इसीलिए सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं, यहां तक आगे बढ़ते हैं। कह रहे द नंबर ऑफ 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड एंड 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड इन B2S6। तो बिल्कुल B2S6 का स्ट्रक्चर पता लगता ही हो जाएगा, इसमें बनाना बॉन्ड होता है। ये देखो, बनाना बॉन्ड का मतलब भी मैं हल्का सा बता दूंगा। तो ये जो है, ये दो इलेक्ट्रॉन को 3 3 सेंटर शेयर कर रहे हैं, इसका भी ऑर्बिटल शेयर कर रहा है। ये एक्चुअल में लुक ऐसा होता है बनाना की तरह, लेकिन है क्या, ये इसका ऑर्बिटल शेयर कर रहा है, इसका ऑर्बिटल इसको शेयर कर रहा है, और खुद हाइड्रोजन शेयर कर रहा है। तो एक्चुअल में दो इलेक्ट्रॉन है शेयर्ड बाय 3 सेंटर्स, 1 2 3। सिमिलरली यहां पे भी देख लो, ये दो इलेक्ट्रॉन है, इसको ये भी शेयर करेगा, ये भी शेयर करेगा, और ये भी शेयर करेगा, जो लुक वाइज डिस्टॉर्ट होकर आपको बनाना की तरह लगता है। तो ये एक्चुअल में इसी का ऑर्बिटल है। तो ये जो दो हो गए, ठीक है, ये इस कैटेगरी के हैं, 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड। तो ये ऐसे ऐसे दो बॉन्ड हो गए, और 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड, यहाँ पे देखो दो इलेक्ट्रॉन है और दो ही लोग शेयर कर रहे हैं, तो इसको कहेंगे 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड। तो ऐसे ऐसे कितने बॉन्ड है, 1 2 3 4, तो 4 and 2 विल बी द आंसर, सेकंड ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट हम आते हैं, द क्लोराइड दैट कैनॉट गेट हाइड्रोलाइज्ड। देखो इसकी एक ही कॉन्सेप्ट होता है, जो सेंट्रल एटम हो उसके पास वैकेंट डी ऑर्बिटल होना चाहिए। तो जैसे कार्बन है, कार्बन का जब ऑक्टेट कंप्लीट हो गया तो इसके पास तो कोई डी ऑर्बिटल है नहीं, क्योंकि इसके आउटर इलेक्ट्रॉन सेकंड ऑर्बिट में, और सेकंड ऑर्बिट हैज 2s and 2p ओनली। तो ड्यू टू द लैक ऑफ वैकेंट डी ऑर्बिटल ये हाइड्रोलाइज नहीं हो पाएगा, तो ये आंसर होगा। बाकी सभी में मान लो SnCl4 आप लोगे, तो देखो ऑक्टेट तो इसका भी कंप्लीट है, लेकिन डिस्पाइट कंप्लीट ऑक्टेट जो 10 है ये किस पीरियड का है, 14, ग्रुप 14 में आ जाओ, CSI नहीं NP15, ग्रुप 15 लेना होगा 10 के लिए, NPAS, अरे क्या हो गया, ओह मैंने गलती कर दी, एक मिनट, जस्ट अ मिनट, मेरे को थोड़ा सा टाइम दो आप। CSIG सही लिखा था मैंने, ग्रुप 14 में ही है, CSIGESN 10 में आएगा। तो ये सेकेंड पीरियड का, थर्ड फोर्थ फिफ्थ पीरियड का। अब आपको पता है फिफ्थ पीरियड में सारे चीज होते हैं, ठीक है, 5s 5p 5d सारे हैं, तो इसका मतलब इसके पास 5d ऑर्बिटल है, और जब हाइड्रोलाइसिस होगा तो वाटर अपने लोन पेयर को इसमें डोनेट करके इसको हाइड्रोलाइज कर देगा। तो इसीलिए डी ऑर्बिटल का होना बहुत जरूरी है, तो जो कि उसमें नहीं था इसीलिए वो गायब हो जाएगा। नेक्स्ट, द हाइड्राइड दैट इज नॉट इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट एज। कौन सा हाइड्राइड इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट नहीं है, तो ध्यान रखना, ग्रुप 13 वाले ये तो ऑलवेज रोते रहते हैं, इनके आउटर मोस्ट में सिर्फ 3 इलेक्ट्रॉन होंगे, ग्रुप 13 है तो आउटर मोस्ट में 3 इलेक्ट्रॉन। तो इनके जो भी हाइड्राइड है, जैसे BH3 है, अब आपको पता है बोरोन के आउटर मोस्ट में 3 इलेक्ट्रॉन होंगे, तो तीनों अगर हाइड्रोजन के साथ शेयर्ड भी हो जाएं तब भी ये 6 तक ही पहुंच पाएगा, ये चेक कर लो, इस 6 तक ही पहुंच पाएगा, ठीक है ना, ये रहा, ये गिनती कर लो 6 तक, यानी ऑलवेज, अभी ऑक्टेट कंप्लीट नहीं हुआ, ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। तो इस फैमिली के B है, Al है, Ga है, In है, NTL है, भाई इनका तो कभी कंप्लीट हो ही नहीं सकता इनके हाइड्राइड का। और BH3 का ही दूसरा नाम है, BH3 का डाइमर आप बना दोगे ना दो मॉलिक्यूल लेके, तो ये हो जाएगा B2S6। तो B2S6 इज नथिंग बट BH3, ये BH3 ही है।
तो ये सारे देखो, ये सारे एक ही यही वाले एलिमेंट्स हैं, इन्हीं का हाइड्राइड लिया है, तो ये सारे तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होने हैं भाई, ये तीनों। ठीक है, सिर्फ यही होगा जिसका ऑक्टेट कंप्लीट होगा सिलिकॉन का। ये ग्रुप 14 का है, आउटर मोस्ट में 4 इलेक्ट्रॉन है, CSI। तो चारों की शेयरिंग करके ये अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर लेगा, इसीलिए फर्स्ट ऑप्शन नॉट इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट में फर्स्ट आ जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, आयोडीन रिएक्ट्स विद कंसंट्रेटेड HNO3 टू यील्ड। देखो HNO3 जो है, HNO3 कंसंट्रेटेड, यही सिर्फ अकेला नॉन मेटल से रिएक्ट करता है, बाकी नहीं करता है, पहला चीज ये ध्यान रखना है। अब कंसंट्रेटेड में क्या होता है, अगर आप इसको आयोडीन से ट्रीट करोगे, देखो एक गैस तो तय है निकलेगी, दैट इज NO2, इसको तो कोई नहीं रोक सकता, कंसंट्रेटेड HNO3 में यही गैस निकलेगी। आयोडीन के केस में HiO3 बनाएगा, ध्यान रखना, आयोडीन के जो पॉसिबल ऑक्सीडेशन स्टेट होते हैं वो होते हैं +1, +3 ऑड वाले, +5 एंड +7। तो इसको मैक्सिमम तक नहीं पहुंचा पाता है, एक कम तक पहुंचा पाएगा, तो ये +5 तक पहुंचाता है, बाकी सबको मैक्सिमम तक पहुंचा देगा। मान लो जैसे सल्फर ले लो, तो सल्फर का मैक्सिमम ग्रुप 16 का एलिमेंट है ये OS, तो इसकी मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट +6 तक जा सकती है, तो इसको H2SO4 तक ऑक्सीडाइज करेगा, खुद NO2 में रिड्यूस होगा। ऐसे सभी को, मान लो आप फास्फोरस ले लेते हो P4, तो इसको भी फास्फोरस ग्रुप 15 का है NP, तो इसको भी मैक्सिमम तक पहुंचा देगा +5 तक, H3PO4 बना देगा और प्लस NO2। बस सिर्फ हैलाइड्स को, आयोडीन को नहीं पहुंचा पाता है, तो इसीलिए HiO3 विल बी द आंसर, जिसमें ऑक्सीडेशन स्टेट इसका आ जाएगा +5, ये आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट आते हैं 12th, द क्लोरीन ऑन रिएक्शन विथ हॉट कंसंट्रेटेड सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये तो NCERT का ही रिएक्शन है, Cl2 का याद रखना। दो रिएक्शंस आते हैं, एक होता है NaOH कोल्ड डाइल्यूट, इसके साथ आप करोगे तो ये बनाएगा NaCl प्लस NaOCl, और इसी में NaOH आप ले लो हॉट कंसंट्रेटेड, ठीक है, तो ये डिस्प्रोपोर्शनेशन हो रहा है, ये रिड्यूस होगा और NaClO3 तक पहुंचा देगा, तो ये आ जाएगा इसमें Cl- एंड ClO3 नेगेटिव, Na+ हटाने के बाद Cl- एंड ClO3 नेगेटिव तक पहुंच जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, द एलिमेंट दैट शोज ग्रेटर एबिलिटी टू फॉर्म p-pi मल्टीपल बॉन्ड। तो देखो इसके लिए कहानी क्या है मैं पहले बताता हूं। p-pi बॉन्ड, पाई बॉन्ड सिर्फ सेकेंड पीरियड के एलिमेंट फॉर्म करते हैं, थर्ड पीरियड वाला इक्का दुक्का कोई बैक बॉन्ड से फॉर्म कर लिया तो कर लिया, पाई बॉन्ड सिर्फ सेकेंड पीरियड एलिमेंट विल फॉर्म मतलब कि 13 में आ जाओ BAl GA वगैरह वगैरह, 14 में आ जाओ CSI GE वगैरह वगैरह, 15 में आ जाओ NPAS वगैरह वगैरह, 16 में OS SE वगैरह वगैरह, ठीक है ना। तो इसमें ये जो सेकेंड पीरियड वाले एलिमेंट दिख रहे हैं ना, सिर्फ यही पाई बॉन्ड फॉर्म करते हैं। अब क्यों मैं बता रहा हूं, पाई बॉन्ड यही फॉर्म करेंगे, बाकी इनके लिए नो पाई बॉन्ड, एक्सेप्ट फ्यू केसेस बैक बॉन्डिंग के छोड़ के कोई पाई बॉन्ड नहीं। तो इसका रीजन सिंपल सा है, जो सेकेंड पीरियड के एलिमेंट होते हैं बहुत छोटे होते हैं, मान लो कार्बन ले लो, दूसरा कार्बन ले लो, तो इसका जो p ऑर्बिटल है बहुत छोटा होने के कारण ये बहुत पास होते हैं और साइड वाइज ओवरलैपिंग पॉसिबल हो पाती है, जो कि पाई बॉन्ड के लिए रिक्वायर्ड है। अब उसके नीचे जैसे ही आप आ जाओगे तो वो सब एलिमेंट्स लार्ज साइज के होंगे, जैसे मान लो कार्बन की जगह सिलिकॉन ले लो, तो सिलिकॉन और दूसरा सिलिकॉन, एक तो काफी दूर रहेगा, अब दूर रहने पे इनके जो ऑर्बिटल हैं उनकी ओवरलैपिंग पॉसिबल नहीं हो पाती है, पहला चीज ये है। अब आप कहोगे इसके सपोर्ट में क्या है, तो सपोर्ट में बहुत से एग्जांपल है, जैसे ग्रुप 14 में देख लो, CO2 ऐसे एग्जिस्ट करता है पाई बॉन्ड बना के, वाइल SiO2 को पॉलीमर बनाना पड़ता है, ये ऐसे एग्जिस्ट करता है SiO2 ऐसे, क्यों, क्योंकि पाई बॉन्ड नहीं बना पाता है, इसीलिए इसको पॉलीमराइज नेटवर्क में आना पड़ता है। और देखो ग्रुप 15 की बारी, कलर चेंज करता हूं मैं, ग्रुप 15 की बारी नाइट्रोजन आराम से N ट्रिपल बॉन्ड N बना के रहेगा, लेकिन फास्फोरस को कभी आपने ऐसे नहीं देखा होगा, उसके लिए तो मजबूरी है कि P4 के फॉर्म में सिंगल बॉन्ड बनाने के लिए P4 की तिक्रम करता है वो, ठीक है ना, ये इससे कनेक्ट होगा, ये इससे कनेक्ट होगा, ऐसे रहता है। ऐसे यही चीज ऑक्सीजन में भी होता है, ऑक्सीजन आराम से डबल बॉन्ड बना लेता है, वाइल सल्फर को S8 में, एसिड फॉर्म में सल्फर होता है, 2 W, उल्टा W कर दो 2 और दोनों के एंड को जोड़ दो, ये रहा सल्फर। तो इसीलिए
ग्रेटर एबिलिटी टू फॉर्म पाई बॉन्ड वो वही होगा, ठीक है, जो सेकेंड पीरियड का एलिमेंट होगा, एंड इट इज कार्बन। नेक्स्ट आते हैं अब, डाइबोरेन रिएक्ट्स इंडिपेंडेंटली विथ O2 एंड H2O टू प्रोड्यूस। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, देखो किसी भी चीज को जला दो, ऑर्गेनिक में पढ़ा होगा आपने, तो अपने ऑक्साइड देता है, तो वैसे ही अगर आप B2S6 को भी जला दोगे O2 से, तो भाई ये बनाएगा B2O3 अपना ऑक्साइड प्लस पानी, ठीक है। और अब वाटर के लिए क्या करेंगे, तो पहले तो इसको देखना होगा, तो B2S6 इज एक्चुअली BH3, 2 मोल BH3 B2S6, तो पहले ऐसा समझो। और इसमें कहानी क्या है, व्हाट इज द स्टोरी, पहले ये अगर हम समझ जाएंगे तो हम सारा मामला समझ जाएंगे, ठीक है ना। इसमें हाइड्राइड है ये, ठीक है ना, इसका -1 ऑक्सीडेशन स्टेट है, इसका +1 ऑक्सीडेशन स्टेट है। यानी अगर आप इसको देखोगे तो ऐसे है, इससे 3 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, तो इस 3 हाइड्रोजन को आपको ऐसे देखना है कि भाई ये टूटने के बाद B के ऊपर +3 देंगे और खुद 3 हाइड्रोजन माइनस लेके बैठ जाएंगे। अब पानी आएगा, पानी में H+ है, OH- है, H+ है, OH- है, H+ एंड OH- है, यही पानी है। तो ये आपस में क्लब होके H2 बना देगा, H- और H+ क्लब होके H2 बनाएगा, और ये इसके साथ क्लब होंगे और H3BO3 बना देंगे, क्योंकि माइनस से अटैच होगा, प्लस माइनस से अटैच होगा, और ये H3BO3 बना देगा। तो इस ढंग से यू विल गेट द आंसर कि B2O3 एंड H3BO3 आएगा इस केस में। नेक्स्ट आते हैं, द करेक्ट ऑर्डर स्टेटमेंट अबाउट ICl5 एंड ICl4 नेगेटिव। इसने बेसिकली हर केस में ना हाइब्रिडाइजेशन से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा है। तो ICl5 वही फॉर्मूला जो हमने यूज किया था, हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है फॉर्मूला, हाफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ सेंट्रल एटम, ये ग्रुप 17 का है तो 7 आएगा। क्लोरीन मोनोवैलेंट है तो +5, कोई चार्ज नहीं, तो 7 + 5 12 6, ये आ गया sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन। अब आयोडीन के बगल में 5 क्लोरीन है, इसका मतलब इसमें 5 सिग्मा बॉन्ड होंगे, और छठा पूरा करने के लिए एक लोन पेयर रखना होगा, तभी तो 5 + 1 6 के बराबर होगा। तो इसका मतलब इसमें 5 सिग्मा और एक लोन पेयर है, तो बस अब आई लो 2 Cl 3 Cl चौथा Cl, एक जगह पे लोन पेयर और एक जगह और Cl, तो ये स्क्वायर बेस पे आपको पिरामिड बनता हुआ दिखेगा, तो ये स्क्वायर पिरामिडल हो गया। और दूसरा है ICl4 नेगेटिव, तो इसमें भी फॉर्मूला आप अप्लाई करो, ICl4 नेगेटिव में हाइब्रिडाइजेशन का फॉर्मूला हाफ, ये रहा सेंट्रल एटम, 7 है इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन, मोनोवैलेंट 4 क्लोरीन लगे हुए हैं तो +4, और इस बार चार्ज है इस पे, तो माइनस, चार्ज को हम माइनस करते हैं -1, तो आप फिर से कर लो, वही आ गया 6 आ गया, यानी अगेन हाइब्रिडाइजेशन इज sp3d2। अब हम d2 है, अब हम तय करते हैं इसमें कितने सिग्मा है, तो आयोडीन के चारों तरफ कितने एटम है, तो सिर्फ 4 क्लोरीन है, तो इसका मतलब 4 सिग्मा हो गए, तो 6 पूरा करने के लिए 2 लोन पेयर होगा, तो 2 लोन पेयर हो गया, तो वही स्ट्रक्चर है, ये पिरामिड प्लेनर हो जाएगा, 4 Cl 1 2 3 4, और ऊपर और नीचे लोन पेयर आ जाएगा, दिस इज द स्ट्रक्चर। तो फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट हम आते हैं 15th पे, द आयन हैज sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन ऑफ द सेंट्रल एटम। ये तो हर एक केस में फॉर्मूला अप्लाई कर लो, अभी हमने ICl4 नेगेटिव का निकाला था, तो डायरेक्ट यही मैच हो जाएगा हमारा, बाकी आप सभी का निकाल लोगे तो सिर्फ इसी केस में आएगा। नेक्स्ट आते हैं, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट, सबसे इजी क्वेश्चन है, कुछ करने की जरूरत नहीं है, +2 ऑक्सीजन -2 होने के कारण ये +1 है, ये +4 है, और ये +3 है, अरेंज कर लेना आप लोग खुद से। 17th C60, अच्छा C60 के बारे में पहले मैं थोड़ी स्टोरी बता देता हूँ, C60 क्या है। तो देखो C60 में पहला पॉइंट ये याद रखना है कि फुटबॉल की तरह होता है, फुटबॉल के में जितने कॉर्नर्स हैं छोटे छोटे, आप देखोगे ना उसमें कॉर्नर्स दिखेंगे, तो उस कॉर्नर्स पे कार्बन को प्लेस करना है। तो इसमें पहला चीज याद रखना है कि 12 5 मेंबर रिंग एंड 20 6 मेंबर रिंग, 6 मेंबर रिंग होंगे, ठीक है। दूसरा स्टोरी क्या है C60 के बारे में जो याद रखना है कि ये सॉल्युबल होगा नॉन पोलर सॉल्वेंट्स में, लाइक CS2 CCl4 ETC में, और इनसॉल्युबल होगा वाटर, एल्कोहल, ETC जो पोलर है, इन सब में इनसॉल्युबल होगा। तीसरी स्टोरी है C60 की कि ये
कैंसर के ट्रीटमेंट में यूज होता है, 1994 में डिस्कवर हुआ था, यूज्ड फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर, कैंसर के ट्रीटमेंट में यूज होगा, ठीक है। तो इसीलिए इस केस में ये मैच हो जाएगा। HF हैज हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट अमॉन्ग हाइड्रोजन हैलाइड्स बिकॉज ऑफ इट्स, ये तो पता ही है हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण होगा, तो कुछ भी इसमें मेंशन करने की जरूरत नहीं है। द अमॉर्फस फॉर्म ऑफ सिलिका इज, ये फैक्ट बेस्ड है, ये याद रखना कि ये जो 3 फॉर्म होते हैं सिलिका के, ये क्रिस्टलाइन होते हैं, क्रिस्टलाइन, और ये होता है अमॉर्फस। अमॉर्फस। अब ये बता रहा हूं तो थोड़ा सा एक चीज और आप ध्यान रखना कि सिलिका सिलिकन था वो, बेसिकली सिलिकन, ये सिलिका से रिलेटेड है, उसको स्किप करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं अब आगे, 20th, द ऑक्सो एसिड ऑफ सल्फर दैट डज नॉट कंटेन्स बॉन्ड बिटवीन सल्फर एटम्स। ये तो स्ट्रक्चर बेस्ड क्वेश्चन है। ऐसे भी इन सब क्वेश्चन का सबसे अच्छा ट्रिक ये होता है कि जिसमें सबसे ज्यादा ऑक्सीजन और सबसे कम सल्फर, उसमें सल्फर सल्फर बॉन्ड कम होने के चांसेस हैं। जैसे ये केस है, इसमें सल्फर सल्फर बॉन्ड नहीं होगा, ये ऐसा होगा, ठीक है ना। बाकी इधर एक OH दे दो और इधर एक OH दे दो, और बाकी बंटवारा कर दो बराबर बराबर, 3 3 6 और बीच वाला एक 7, तो इसमें कोई बॉन्ड नहीं होगा सल्फर सल्फर का, तो ये डायरेक्ट आंसर हो जाएगा। वैसे आपको स्ट्रक्चर तो सभी का पता होना चाहिए, जैसे ये इसका स्ट्रक्चर है, इसका स्ट्रक्चर हो जाएगा सल्फर सिंगल बॉन्ड सल्फर, ये आएगा एक OH, ये दूसरा OH, डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, इसमें आ गया। ये है थायोसल्फेट, हाइड्रोजन थायोसल्फेट, इसमें सल्फर डबल बॉन्ड सल्फर, ठीक है ना, फिर डबल बॉन्ड O, OH एंड OH, ये स्ट्रक्चर होता है H2S2O3, ठीक है। H2SO4, H2S2O4 है ये स्ट्रक्चर, S सिंगल बॉन्ड S, डबल बॉन्ड O OH, डबल बॉन्ड O OH, ये स्ट्रक्चर है इसका H2S2O4 का। तो सिर्फ यही एक केस ऐसा है जिसका ये स्ट्रक्चर जिसमें बॉन्ड नहीं है। नेक्स्ट हम आते हैं 21st पे, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ कैटिनेशन इज, कैटिनेशन देखो, कैटिनेशन का मतलब होता है बॉन्ड सेल्फ से बनाने की टेंडेंसी, खुद के साथ बॉन्ड बनाने की टेंडेंसी को हम कहते हैं कैटिनेशन प्रॉपर्टी, ठीक है। तो ऊपर जितना छोटा एलिमेंट है, जो कैटिनेशन प्रॉपर्टी है, कैटिनेशन प्रॉपर्टी, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है साइज के, ठीक है। ये सारे ग्रुप 14 के एलिमेंट्स हैं। ग्रुप 14 में देखते हैं CSI GE SN PB, तो ऊपर से नीचे जाओगे तो कैटिनेशन प्रॉपर्टी कम होता जाएगा, कैटिनेशन प्रॉपर्टी डिक्रीजेस। बस अब अरेंज कर दो, कार्बन टॉप पे आएगा, उसके बाद सिलिकॉन, उसके बाद Ge, उसके बाद SN, ये करेक्ट हो जाएगा। G और SN का अप्रॉक्स बता रहा है, ठीक है। नेक्स्ट हम आते हैं अब इसके बाद, द नंबर ऑफ पेंटागन, ये तो मैंने पहले ही बता दिया, C60 में पेंटागन 5 मेंबर रिंग होता है 12 और 6 मेंबर रिंग होता है 20, याद रखना। एंड ट्राइगॉन्स ट्राइंगल्स इन व्हाइट फास्फोरस P4, बीच में मैंने स्ट्रक्चर एक जगह बताया भी था जहां मैं बता रहा था कि पाई बॉन्ड फॉर्म नहीं कर पाता है, ये रहा। तो इसमें कितने ट्राइंगल बनेंगे, तो इसमें आप देख लो, एक ट्राइंगल, ये दूसरा ट्राइंगल, ये तीसरा ट्राइंगल और ये चौथा ट्राइंगल, तो 4 ट्राइंगल, तो 12 और 4, ये आंसर हो जाएगा इसका। स्ट्रक्चर बेस्ड क्वेश्चन था, इजी क्वेश्चन था। 23rd, द नोबल गैस दैट डज नॉट अकर्स इन एटॉम, भाई जो सबसे भारी वो अकर नहीं करेगा, ठीक है। तो नोबल गैस ग्रुप 18 है, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनन, रेडन, तो भाई यही फंसेगा मामला, ठीक है, रेडन, और ये रेडियो एक्टिव भी होता है, तो जो जितना भारी है वो उड़ नहीं पाएगा, इसीलिए एटमॉस्फेयर में नहीं रहेगा, इसीलिए 4th वन इज करेक्ट।
ये फैक्ट बेस्ड है, ये सिलिकेट्स यूनिट्स होते हैं, दे ऑल आर सिलिकेट्स। सिलिकेट्स होता है सिलिकॉन से 4 ऑक्सीजन जुड़े हुए हैं, यही है सिलिकेट्स। ठीक है, तो ये तो डायरेक्ट यही हो जाएगा कि दे ऑल आर सिलिकेट्स, दैट्स वाई ये ऑर्थो सिलिकेट्स होते हैं सारे के सारे। ऑर्थो मतलब एक यूनिट होता है। नेक्स्ट, द सीसी बॉन्ड इज मैक्सिमम इन, जिसमें सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर होगा। देखो इन सभी में जैसे ग्रेफाइट का भी आप लोगे ना, तो एक कार्बन 3 कार्बन से जुड़ा होता है, तो इसके अलावा इसके पास जो पी और बाइटल होता है ना, वो ओवरलैप कर रहा होता है, बारी बारी से हर एक के साथ ओवरलैप करेगा, एक बार इधर एक बार इधर एक बार इधर, तो जिसके कारण यहाँ पे डबल बॉन्ड कैरेक्टर डेवलप होता है। ठीक है, तो इसीलिए इसकी बॉन्ड लेंथ छोटी हो जाती है। तो ये किस में ऐसा होता है, तो इन तीनों में ही, जहां जहां sp2 होगा, इसके भी कार्बन की sp2 हाइब्रिडाइजेशन होती है, इसके भी sp2 होती है और इसके भी sp2 होती है। तो इन सभी में डबल बॉन्ड कैरेक्टर आने के कारण ये छोटा हो जाता है इसका साइज, वाइल डायमंड लार्ज साइज का है। ठीक है, क्योंकि इसमें सारे फिक्स बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है, देयर इज नो डबल बॉन्ड कैरेक्टर। ठीक है, तो इसीलिए फोर्थ हो जाएगा। तो दिस मच इज द टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस ऑफ द पी ब्लॉक। तो ओवर करते हैं यहीं पे वीडियो। थैंक यू वेरी मच।